सर इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छे हैं, जिंदगी हसीन है। इतना बड़ा प्लास्टिक का काम करते हैं, आपका इतने बड़ी फैक्ट्री है प्लास्टिक की, एवरो फर्नीचर के नाम से, और भी आपके बहुत काम है। तो ये जो सफर है सर, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हो सकता है आपने प्लान किया हो या आपको कहीं से किसी से सपोर्ट मिली हो या आपका कोई गॉडफादर हो। गरीब का कोई गॉडफादर नहीं होता, गरीब का गॉडफादर एक ही होता है। मैंने 25 साल पहले रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बनाना शुरू किया। जो प्लास्टिक आपने रोड पे छोड़ दिया, मैंने उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट कर उसे फर्नीचर बनाकर इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करी। पूरे भारत के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का इकोसिस्टम शुरू हुआ है मेरे कारण। आप सोच के देखिएगा, आपका सीमेंट बैग है, कभी आपने सोचा उसका क्या करते हैं? मिल्क पाउचेस है, उसको पता है क्या करते हैं? मुझे पता है क्या करते हैं। उन सबको कहीं ना कहीं कचरे में फेंक दिया जाता है, और कबाड़ी के पास जब जाता है, कबाड़ी हैप्पीजेंट तरीके से उसको प्लास्टिक को रिसाइकिल करता है, उसको कवर करके रिपर्पस करके रिसाइकिल करके समाज का, देश का भला कर रहा हूं, लोगों को जीविका का आधार दे रहा हूं। 5 लाख लोगों को हम जीविका देने जा रहे हैं। 50,000 करोड़ से ऊपर की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, और हमने उसको मिशन को एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन शुद्धि। सर जो आपकी फैक्ट्री है उसमें इतने वर्कर्स काम करते हैं, क्या उनकी हेल्थ पे कोई इशू नहीं है? हमारी फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पे जहाँ प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ सारी लेडीज काम करती हैं। लोगों ने थूका, जूते मारे, बदतमीजी करी, गालियाँ दी, तू भिखारी है, तू नंगा है, तू भूखा है, ऐसे शब्द कह करके कहा। आप सोचिए, मेरी आंखें ना मेरी पाँव में गल जाती थी जब कोई मेरे को इंसल्ट करता था, अब्यूज़ करता था। 15 तरह के टोटल अनरिलेटेड बिजनेस किए हैं, इसलिए मुझे लोग सीरियल एंटरप्रेन्योर बोलते थे। बिजनेस चेंज करें आपने? जी सर। लोग सीरियल मतलब ये प्लान नहीं था प्लास्टिक? नो, नॉट एट ऑल। इसको देख करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और सबसे बड़ी गौरव की बात क्या है, पूरे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी हमने जीता, जो हमें रिसेंटली उसका खिताब मिला है, और मुझे इस बात का गौरव है, गर्व है। आने वाले वक्त में आज हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ गई है, हमारे इतनी हिम्मत बढ़ गई है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स का, हमारे एम्प्लॉयज़ का, जितने भी लोग जुड़ा इस कार्यक्रम के अंदर, की अगला लक्ष्य हमारा जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से जाते हैं, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसको हम करने के लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं। सर इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, जिंदगी हसीन है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ जिंदगी कैसी भी क्यों ना हो, जब तक ऐसे से चलती है तो लाइफ है, जब ऐसे हो जाती है तो डेथ की निशानी है। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ जब तक जीवन चल रहा है जिंदगी हसीन है। सर आपसे बात करना और इस पॉडकास्ट पे आना सर मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर वैसे तो आज हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, सुशील जी कौन है? मैं इस प्रकार से इस बात को कहता हूँ, मैं उस आम इंसान की कैटेगरी में आता हूँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होता है, और गलियों में कंचे गोलियां खेल करके, पिट्ठू खेल करके जीवन में आगे बढ़ता है। टैप का पानी पीता है, ठंडे पानी से नहाता है, टॉवल के नाम पे छोटा सा पतला वो नैपकिन जैसे कुछ सिस्टम होता है, साबुन के नाम पे लाइफ वे होगा। जो ज़िंदगी एक आम इंसान गरीबी के अंदर जी सकता है, मैं समझता हूँ वहाँ से पैदाइश करने के बाद जब धीरे धीरे आंखें खुली और सांसें बढ़ी, जीवन बढ़ा, तो महसूस किया कि ज़िंदगी जितनी हमको कंफर्टेबल, इजी, ये ऐसे लग रही थी कि हाँ जी तो ठीक है, लाइफ तो ऐसी होती है, माँ बाप है, भाई बहन है, सब कुछ है, तो क्या हो गया। बट ये लगा कि इतना काफ़ी नहीं है, ये तो आपके पास है, पर हर एक की लायबिलिटी है, क्योंकि 3 बार खाना हर इंसान को चाहिए, चाहे जिंदा हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, हर एक को। जो जिंदा नहीं उसकी तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो जब खाना चाहिए तो खाने से मात्र पेट नहीं भरता, तन पे कपड़े भी चाहिए, सर पे छत भी चाहिए। जब इंसान अपनी जरूरतों को पहचानने लग जाता है, समझने लग जाता है, और जब उस चैलेंज को देखता है, तो सबसे पहले सोचता प्रायोरिटी क्या है, क्या करूं मैं। तो उस समय सबसे पहले था भैया पहले अपना पेट भर ले। पेट भरने के बाद तन पे आपके चाहे फटे कपड़े हो, जो मैंने भी पहने हैं, रफू कर करके, आप सोच के देखिएगा विराट जी, कि मैं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास जब पढ़ रहा था, मेरे पास एक ही सिंगल ट्राउजर थी। तो जब मैं, क्योंकि मेरी हाइट बढ़ रही थी, तो मैंने ट्राउजर मेरी छोटी होती चली गई, तो मैंने उसको ट्राउजर के नीचे फोल्ड था उसको सीधा कर दिया, उसके बाद फिर उसके धागे निकल जाते उसको सीधा करके छोड़ दिया, ऐसे करके पहना। शर्ट में रफू था, रफू पहन करके गुजारा करता रहा। साइकिल पे आता था, कई बार तो वॉकिंग आते, पहले साइकिल भी नहीं थी, भाड़े पे साइकिल लेकर के सीखा। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताऊँ, हर रोज भाड़े पे किताब लाता था, 10 पैसा पर डे। तो मन में क्या रहता था कि भी उसका 10 पैसा पर डे लग जाएगा, इसलिए सारी रात बैठ के 200-200 300 पेज को पढ़ लेता था। पढ़ के अगले दिन वापस करता कि 10 पैसे ज़्यादा ना चला जाए। यहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत है भाई। लेकिन सर लोगों को लगता है कि आप तो गोल्डन स्पून से पैदा हुए थे।
वो कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ट्रू है ना। जिसके पास सक्सेस आ जाती है ना, तो पैसे के अलावा घमंड, गुरूर, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। आपके पास नहीं है लेकिन मैं ये कहूँगा इस प्रकार से, मैं अपने वर्चस्व को, अपने अस्तित्व को समझता हूँ, पहचानता हूँ, जानता हूँ। मेरे को पता है कि मैं एक दिन जब मट्टी बन जाऊंगा तो मेरे उस मट्टी वाले शरीर को तो छोड़िए, उस मट्टी को भी मेरे घर वाले हाथ नहीं लगाएंगे और कहेंगे इसको अभी फटाफट ले जाओ। ठीक बात। मेरा अस्तित्व एक्चुअली वही है, मेरा अंत वही है। इसको मैं अच्छे से समझता हूँ, पहचानता हूँ। मैंने जब से अपनी लाइफ की रियलिटी समझ ली है, तब से मैंने एक मानव बन गया हूँ। माया में लिप्त होकर के माया की तरफ नहीं बढ़ा। माया है, पास में भी है, देता भी हूँ, पाता भी हूँ, अर्जित भी करता हूँ, लेकिन मानव बन करके माया से परे रहता हूँ। ये मेरी जिंदगी चल रही है। लेकिन सर, आप इतना बड़ा प्लास्टिक का काम करते हैं, आपका इतने बड़ी फैक्ट्री है प्लास्टिक की, एवरो फर्नीचर के नाम से, और भी आपके बहुत काम है। तो ये जो सफ़र है सर, थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हो सकता है ये आपने प्लान किया हो, या आपको कहीं से किसी से सपोर्ट मिली हो, या आपका कोई गॉडफादर हो। गरीब का कोई गॉडफादर नहीं होता। गरीब का गॉडफादर एक ही होता है, वो खुद। जब तक वो निर्णय ना ले लेना कि मुझे जीना है, तो उसको गिराने वाले घर वाले ही मिल जाएंगे, आसपास के लोग मिल जाएंगे, वही मिलेंगे जिन पे आप भरोसा करते थे कि ये मुझे जिंदा रखेंगे, ये मुझे खड़ा करेंगे। वही आपको पीछे धक्के मारने वाले या गिराने वाले मिलेंगे, वो अपने ही होते हैं जी। तो अब मान के चलिएगा, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। सर, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, जिंदगी हसीन है। सर, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, जिंदगी हसीन है। लोगों ने थूका, जूते मारे, बदतमीजी करी, गालियां दी, तू भिखारी है, तू नंगा है, तू भूखा है, ऐसे शब्द कह करके कहा। आप सोचिए, मेरी आंखें ना मेरी पाँव में गल जाती थी जब कोई मेरे को इंसल्ट करता था, अब्यूज़ करता था। लेकिन मैंने क्या किया विराट जी, वो सबको पाला, मेरे पे गुस्से को पाला। मैंने कहा कोई बात नहीं सुशील अग्रवाल, तेरे भड़कने से ना तेरी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर जो तू ये मान के चलता है कि मुझे इसको चैलेंज करना है, तो मैं आज सुबह शाम अपनी लाइफ में 53 साल से दंगल कर रहा हूं मेरी गरीबी के साथ। 4 बार मुझे गिराती है तो 6 बार मैं उसको गिराता हूं। तभी धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं। और आप ये मान के चलिएगा कि मैंने पिछले 53 साल में काम करते करते, मात्र 12-13 साल का था जब मैंने काम करना शुरू किया। 53 साल से काम कर रहे हैं सर आप? जी क्या एज है सर आपकी? अभी मैं 65 का हूँ। नहीं सर, मैं इस पॉडकास्ट के बाद आपका आधार देखूंगा। 50 से ऊपर नहीं लग रहे आप, और आपने 53 इयर्स का काम बता दिया मुझे। भाई, आप मेरे जैसे गंजे इंसान को ये पदवी दे रहे हो, ये उपाधि दे रहे हो, मेरे को सोच सोच के अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जब काम कर रहा था, आप सोचिए विराट जी कि जब गरीब कोई इंसान होता है ना, तो सबसे पहले तो लोग पता क्या सोचते हैं, ये तो बेअक्ला होगा, ये तो नीच है, ये कमीना है, ये बेवकूफ़ है, ये बकवास है, ये घटिया है। ये सारी उपाधि बाय डिफॉल्ट नीच के साथ, गरीब के साथ आ जाती है। वो मेरे साथ भी थी। तो जब लोग मेरे तरफ देखते तो बोलते हैं अरे छोड़ो ना यार, इसको तो क्या है। साइकिल पे माल्ट होता था, स्कूटर पे माल्ट होता था, लैम्बरेटर स्कूटर था, उसका नंबर भी याद है, MYP 5245, आज भी नंबर याद है मुझे, 50 साल पुरानी बात है। इसके अलावा लगेज की ऑटो रिक्शा चलाता था, बैलगाड़ी में लगेज डाल करके, पिटिया डाल करके, 100 किलो की पिटिया डाल करके उसको चलाता था। लगेज की टेम्पो चलाता था, कंधे में माल डाल कर लगेज जाता था, बसों में धक्के खाता था, 30 किलो के बैग उठा करके मार्केट में जाकर के लोगों से मिल के आता था, भैया मुझे ऑर्डर दे दो। लोग बोलते तेरी मूछें तो आई नहीं, तू क्या काम करने आ गया यार। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी जो भी ज़िंदगी की ज़रूरत है मैं उसको पूरी करना चाहता हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि हमारे पिताजी की छोटी सी साइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। साइकिल के स्पेयर पार्ट्स में कोई क्या ज़िंदगी कितनी जी लेगा, और हमारे पिताजी का पैसा भी नहीं था, और हमें पैसा मिल भी नहीं रहा था। मतलब हमने 1 लाख रुपये ओडी के लिए बैंकों से 10 साल तक तलवे करे, चाटे, उसके बहुत रिक्वेस्ट किया। वो बोले तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम तो भूखे आदमी हो, तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं, हम तुमको लोन नहीं दे सकते। तो मिला ही नहीं। तो हमारे पिताजी ने किसी एक दोस्त से जो उनको जानता था, उससे 1 लाख रुपये लोन लेकर के तब गुजारा करना शुरू किया। तो मैंने बचपन में समझ लिया कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अगर जो हमने किसी ना किसी को मिलकर के किसी ना किसी को तो कहता है अर्जुन बनना ही पड़ेगा ये महाभारत को जीतने के लिए। ठीक बात है। मैं घर में सेकंड था, मेरे से बड़ा मेरे भाई भी हैं, मैं सेकंड हूँ, उसका मेरी 2 बहनें, उसका छोटा भाई है मेरा, हम लोग 5 लोग हैं। तो मैंने एक बीड़ा उठाया, मैंने कोई बात नहीं, आज अपनी कसम बांध लेते हैं। कहता सर पे कफन बांध के चलता हूँ। तो मैं दिन रात सुबह शाम विराट जी, जो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट की बसेस होती है, उनसे छोटे गाँव में जा करके छोटे साइकिल स्पेयर पार्ट्स की जो खोखे में दुकान होती है, खोखे की दुकान, जिसमें कि जब बारिश आती तो वो खोखे में पानी गिरने लग जाता, ऐसी दुकानों में जाके बैठ के उनसे ऑर्डर लिखता, उनको सैंपल दिखाता, उनसे पैसे लेके आता, किसी 200 रुपये, किसी 400 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये,
ऐसे करके ला के फिर उसके माल को साइकिल पे स्कूटर पे ढो करके लेके जाता और ढो करके खुद छोड़ के आता कि चलो भाई तुम्हारा माल आ गया, चलो अब इसके पैसे दे दो। मैंने संडे मंडे मंडे क्या होता पता ही नहीं, मुझे नहीं पता संडे क्या होता है, क्योंकि जिस आदमी ने सुबह 8:30 बजे दुकान खोलनी थी, रात को 1:30 बजे बंद करता था, उसको क्या पता दिन क्या होती है, रात क्या होती है। मुझे तो यही समझ में नहीं आया। मैंने करते 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 जब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि हर बार जब आपके सामने नए नए चैलेंज खड़े हो जाते हैं कि बहन की शादी करनी है, घर के लिए खर्चे के लिए जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, पैसा है नहीं, तो इंसान सोचता मैं ऐसा क्या करूं जिससे पैसा कमा लूं। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं विराट जी कि मैं आज जब आपके सामने बात कर रहा हूँ 65 साल के बाद, 53 साल की उम्र मैंने जो कामें बिताई है, मैंने 15 तरह के टोटल अनरिलेटेड बिजनेस किए हैं। इसलिए मुझे लोग सीरियल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। बिजनेस चेंज करें आपने? जी सर। लोग सीरियल मतलब किलर, ये प्लान नहीं था प्लास्टिक? नो, नॉट एट ऑल। जैसे लोग बोलते हैं सीरियल किलर है, मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ, क्योंकि मैंने चाहे साइकिल स्पेयर पार्ट से लेकर के कोई वाइट गुड्स होम अप्लायंस से लेकर के LPG बॉटलिंग प्लांट से लेकर के ग्लास बनाने का, बाइसाइकिल रिम बनाने का, या फर्नीचर बनाने का, क्या क्या नहीं कर डाला। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 22 घर बदले मैंने अपनी लाइफ में। मुझे मेरी किस्मत कहाँ जहाँ ले गई, मैं लड़ा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू कर मेरे साथ जितना भी मेरे साथ करना है। मैं धक्के खाता रहा, सुबह शाम दिन रात दौड़ता रहा। मुझे नहीं पता मैंने रात कहाँ बिताई, सुबह कहाँ बिताया, भूखा था, खाना खाया नहीं खाया, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं होता। चाय पी के मैं गुजारा कर लेता, सैरेडोन खा के अपने हेडेक को बचा लेता था, कैसे न कैसे करके करते करते 22 घर बदलने के बाद आप समझिएगा आज मैं साउथ इंडिया में भी रहा हूँ काफ़ी, तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम यही बोलता हूँ, 10 लैंग्वेज बोलता हूँ, क्योंकि मुझे किस्मत है और मेरे काम ने इतना कुछ सिखा दिया। मैंने कहा मुझे हर चीज़ को समझना, सीखना, जानना है। करते करते वहाँ तक आज मैं जब आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ तो अभी मैं 15 का 16वां 17वां बिजनेस भी मेरा इस समय चालू है। इस हमारे 4 प्लांट हैं, 2 फर्नीचर बनाते हैं गाजियाबाद में। मेरे पास भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, उस कंपनी का चेयरमैन हूँ मैं। और आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर ये भारत की लार्जेस्ट कंपनी बन जाने वाली है। इतना बड़ा सेटअप हम लोगों ने लगा लिया अपने पास। मेरे पास भारत की सबसे बड़ी प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल रिसाइकलिंग प्लांट है जो आज तक इंडिया में किसी ने नहीं देखा। और मुझे गर्व है, गौरव है ये बात बताते हुए आज आपको खुशी के साथ, प्रसन्न के साथ, कि हमारी कंपनी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिस तरह लिम्का बुक ऑफ गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होता है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता। किस बात के लिए? हमारी कंपनी के प्लांट के अंदर हम लोगों ने 3 लाख सीमेंट के बैग्स, जो यूज सीमेंट के बैग होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करने का लोग छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं कचरे की तरह, उसको रिकवर करके 3 लाख बैग को हमने एक ही दिन में 24 घंटे प्रोसेस करके उससे दाना बनाया। इसको देख करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और सबसे बड़ी गौरव की बात क्या है, पूरे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी हमने जीता, जो हमें रिसेंटली उसका खिताब मिला है। और मुझे इस बात का गौरव है, गर्व है। आने वाले वक्त में आज हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ गई है, हमारे इतनी हिम्मत बढ़ गई है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स का, हमारे एम्प्लॉयज़ का, जितने भी लोग जुड़ा इस कार्यक्रम के अंदर, की अगला लक्ष्य हमारा जो है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से जाते हैं तो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसको हम करने के लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं। मौन कर दिया सर आपने मुझे अपनी बात से, शब्द नहीं मिल रहे मुझे आगे आपसे बात करने के लिए सर। लेकिन आपने, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 22 घर बदले। इंसान अपनी पूरी जिंदगी में रेंट से अपने घर नहीं आ पाता, और आपने सर 14 बिजनेसेस छोड़ के 15 बिजनेसेस किए। ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्या होता है विराट जी, जब हम साइकिल की दुकान चला रहे थे ना, तो हमारे पूरे साल में हमारे पास मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये बचते थे। 15-20 हज़ार रुपये बता रहा हूँ, महीने के नहीं, पूरे साल के। 15-20 हज़ार बचने वाले इंसान के पास क्या ऐसी पूंजी बना लेगा, क्या बहनों की शादी कर लेगा, क्या घर बना लेगा? नहीं कर पाए। फिर बाद में मेरी एक दिन किसी से मुलाकात हुई। हमारे एक मित्र थे दिल्ली में, फरीदाबाद में रादर, तो वो अपने पास गैस स्टोव्स, मिक्सर, गीजर्स, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाते थे। अच्छा बड़ा काम था, इज्जतदार लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे। उन्होंने मुझे बचपन से देखा था काम करते, पागलों की तरह मेहनत करते, कि 8:30 बजे जो आदमी जाता है, 1:30 बजे रात को काम करता है, संडे भी काम करता है। बोला ये तो बहुत ही मेहनती आदमी। तो मेरे को बोला अरे काम कर, तो हमारा गैस स्टोव बेचना शुरू कर। तो मैंने बोला भाई गैस स्टोव बेच के क्या मिल जाएगा? तो बोला जी अगर जो हर महीने 1000 गैस स्टोव बेचते हो तो आपको 50 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलेगा। तो मैंने बोला तो 5000 रुपये होता है। बोला नहीं बेटा तेरे से गलती होगी, कैलकुलेशन वापस कर, 1000 × 50 करे 50,000 होते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने वापस चेक किया 50,000। मैंने कहा 50,000 रुपये महीने की कमाई? मुझे विश्वास नहीं है विराट जी, भगवान कसम बताता हूँ। संडे का दिन था, मैं उस समय क्रिकेट खेल कर मेरी हालत खस्ता थी। मैंने ताबड़तोड़ कपड़े पहने, मैंने कहा बताओ जी करना कहाँ जाना है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, लेस देन 1 वीक के अंदर मैंने बैंगलोर में और एर्नाकुलम केरला के अंदर 2 जगह ऑफिस लगाए, वो गैस स्टोव, मिक्सर वगैरह बेचने के लिए। उसका मैंने मुड़कर नहीं देखा।
मैं दिन रात इतनी मेहनत करी कि मैंने अच्छी अच्छी कंपनियों को जो वहाँ पर विराजमान थी, जो इस समय पूरे मार्केट के लीडर थे, उन सबको हिला डाला। कहाँ मैं 2,500 मिक्सर एक महीने बेच देता था, जबकि लोग सिर्फ 500 मिक्सर नहीं बेच पाते थे। और लगातार दिन रात मैंने प्रगति करते करते एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास इतना पैसा हो गया था कि हमने जब लॉकर में 100 के नोट रखने के लिए कि चलो ये पैसा पड़ा, अब इसका क्या करना चाहिए, तो वो 1 साल का जब निकाले तो चिपक गए थे वो नोट सारे। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। चलो, लेकिन यह कि हम लोगों ने भगवान की तरह से प्रगति करी, करते करते फिर मेरे अंदर हिम्मत आ गई। फिर मुझे लगा कि भी काम करते हैं, लिबरलाइजेशन हुआ था। माननीय मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा भी प्राइवेट सेक्टर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगा सकते हैं। तो मैं बताऊं विराट जी, मैंने दिन रात एक कर डाला। मैं 45 दिन तक अपने घर नहीं गया। मेरी जो फैक्ट्री थी वो सिटी से करीब अपने घर से 50 किलोमीटर दूर थी, नेलमंगला, बैंगलोर से। तो मैं वहाँ मैंने फैक्ट्री लगानी शुरू करी। 45 डेज तक मैं वही साइट पे सोता था, साइट पे बैठा रहता था, वहीं अपना झोपड़ी से खाना खा लेता, कुछ भी कर लेता। मैंने दिन रात अथक मेहनत करके जब उस बॉटलिंग प्लांट को लगाया, तो वो उस समय प्राइवेट सेक्टर में इंडिया का सबसे बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट था। प्राइवेट सेक्टर में एशिया एलपीजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आज भी चल रहा है। और हमारे 12 किलो के सिलेंडर आते थे, 17 किलो के सिलेंडर आते थे डोमेस्टिक के लिए और कमर्शियल के लिए। मैंने वो प्लांट लगाया। लगाने के बाद मेरे पास भगवान की दया से इतनी बड़ी बाढ़ आ गई पैसे की, इतना काम मेरे पास हो गया, इतने लोग मेरे पीछे आने लग गए कि ओ माय गॉड, सुशील अग्रवाल से मुलाकात करनी है, क्योंकि एलपीजी बॉटल प्लांट इनका खुद का है और ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे तो बहुत पैसा हम कमाएंगे। लोगों ने पैसा कमाया भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब मैंने फॉर सम रीज़न, कुछ रीज़न के कारण हम लोगों को एलपीजी बॉटल प्लांट बेचना पड़ा, क्योंकि कुछ एलपीजी सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। हमारे पिताजी बोले, बेटा हम झूठ नहीं बोल सकते, हम कभी किसी गद्दारी और धोखे वाला काम नहीं करेंगे, आप इसको बेच दो। तो मैंने अपने एक दोस्त को, जो हैदराबाद में लिस्टेड कंपनी थी, उसको मैंने अपना कंपनी प्लांट बेचा। मेरे पास कई करोड़ रुपए आ गए। आने के बाद ये समझ चलिए कि मेरे पास इतना पैसा भगवान की दया से हो गया था कि मुझे कहीं पर भी कहता काम करने की जरूरत नहीं। मेरे पास लाखों रुपये तो हर साल इंटरेस्ट आ जाता था। लेकिन मैं रुका नहीं। उसके बाद मैंने खूब अध्ययन किया, गहन सब कुछ करा। मैं पूरे जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा, पूरे वर्ल्ड में। आप मान के चलिएगा विराट जी, आज मैं जब बात करता हूँ, एक्सेप्ट 2-4-5 कंट्री को छोड़ दे तो बाकी जितनी सिविलाइज नेशंस हैं, मैं सारी कंट्री में जा चुका हूँ, हर जगह घूम घाम करके। फिर मैंने सोचा कि काम करते, एक पेट बॉटल का प्लांट लगाएंगे। उसके लिए मैं बातचीत करने आया था दिल्ली, और बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका नाम नहीं ले सकते यहाँ पर। उस कंपनी के साथ मेरा टाइप हो गया था। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप हमारे पार्टनर बन गए। लेकिन वो कंपनी इतनी बड़ी थी कि मैंने सोचा, सुशील अग्रवाल, कभी उन्होंने तुमको धमका दिया तो तुम उनके सामने कोई औकात नहीं है, तो तुम रिजाइन कर जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, इससे अच्छा छोड़ दो। मैंने उनको मना किया। मैं बैंगलोर से सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफकेस लेकर के आया था मॉर्निंग फ्लाइट से, और ये था कि रात की फ्लाइट से वापस जाना है। फिर यहाँ पे किसी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा एक काम करते ना, साइकिल रिम का प्लांट लगाना है, हम चला ही रहे हैं 200 गज की जगह में, लेकिन बड़ा प्लांट लगाने की इच्छा है, क्या आप जुड़ोगे क्या? मैं भी काम का भूखा था, मेरे को लगा ठीक ही है, चलो करते हैं। मैं उसके बाद विराट जी वापस नहीं गया। मैं 3 साल तक बैंगलोर अपने घर वापस नहीं गया। मैं उस दिन मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट शाम की फेंकी, उसके बाद मैंने काम करने लग गया। और वो प्लांट लगा करके भारत का सबसे बड़ा बाइसिकल रिम प्लांट साहिबाबाद में, जो आज भी चलता है, 13,000 रिम्स पर डे साइकिल के रिम हमारे यहाँ बनते थे। इतने हीरो, A1 एटलास में, जो खुद की कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जो बनाती है वो तो साइकिल के लिए बनाती है, रिप्लेसमेंट मार्केट के लिए इतना माल नहीं बनाती। उनका माल इतना महंगा रेट बिकेगा भी नहीं। मैं पूरे देश के अंदर माल बेचता था, मेरा 3-3 महीने का माल लाइन लगा के बिकता था। मैंने वहां तक शुरुआत करी, इतना बड़ा सेटअप लगाया। फिर धीरे धीरे कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि भी जो हमारे पार्टनर थे, उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि भी चलो ये सब हम रख लेते हैं, हमें जरूरत है, यूँ है वो है, कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें थोड़ी सी तकलीफ भी आई, कोई परेशानी भी आई। मैं इसको अभी बयान नहीं कर सकता, आप ये समझ के चलिएगा कि भी हाँ भी इंसान सोचता कुछ और होता कुछ हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने इसको ना ये मान के चला कि भी आज आपके साथ जो हो रहा है सुशील अग्रवाल, वो कुछ भले के लिए हो रहा है। मैं कभी भी ऐसे नहीं सोचता कि यार मेरी झोपड़ी छिन गई, पता नहीं भगवान ने मेरे लिए महल खड़ा कर रखा हो, मैं महल का तो मैं कभी झोपड़ी में सेटल हो जाता हूँ, महल मेरे को कोई मिलता ही नहीं। तो मैंने उसको छोड़ा और साथ साथ प्लास्टिक फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। उस समय पूरे भारत में नीलकमल सुप्रीम सेलो, जो विदेश की बड़ी बड़ी जाने मानी कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, बहुत बड़ा उनका बिजनेस है, वो काम करती थी। हम जैसे छोटे बिजनेस की तो औकात ही नहीं थी, क्योंकि मशीन उसकी नहीं मिलती थी। मोल्ड उसके इटली से आते थे, करोड़ों रुपए के मोल्ड थे, ताइवान से आते थे, बहुत महंगा था और किसी को एक्सपीरियंस था नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत करके अपने एक दोस्त के साथ, मेरी कल्ले की खुद की हिम्मत नहीं थी विराट जी, मैंने किसी दोस्त का मिल करके उस प्लास्टिक के फर्नीचर बिजनेस शुरू किया। और हमने जब शुरू किया तो कसम खाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के, भाई एक मशीन से ज़्यादा नहीं रखेंगे, अपने पास लेना नहीं है, लालच में पड़ना नहीं है। और पहले साल में ही मैंने 10 मशीनें करी, 3 प्लांट लगाए, पहले यहाँ पे गाजियाबाद में, जयपुर में, इसके अलावा लुधियाना में 3 प्लांट एक साथ 1 साल के 365 दिन के 3 प्लांट लगाए। इतनी प्रगति कर डाली कि पूरा देश हिल गया।
ओ माय गॉड, सोशल मीडिया ने क्या कर डाला। और हम लोगों ने इतना पैसा कमाना शुरू किया जो हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। इसके बाद तो मान के चले गए, हमने मुड़ के नहीं देखा, हम आगे एक के बाद एक कुछ ना कुछ करते चले गए। और आज हम जिस स्थिति पे आ गए हैं, और अभी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हम रिसाइकलिंग का प्लांट मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पास एक ऐसा चौथा प्लांट भी है विराट जी, जो भारत में लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, लोगों को टेक्नोलॉजी ही नहीं पता होगी। आप सोचिए, आप मेरे को ना एक काम करिए, बड़े बोल के अंदर या बोरे के अंदर मल्टीपल पॉलीमर्स को डाल दीजिएगा। पेट है, ABS है, HIPS है, या फिर PP है, HD है, LD है, ये सब डाल दिया आपने, और मल्टीपल कलर भी डाल दिए, और मैं बोला से इसको यूज कर लो। वो किसी के काम का नहीं है, ना घर का ना घाट का, किसी वो कचरा हो चुका है, वो खिचड़ी बन चुका है। खिचड़ी चलती नहीं है, खिचड़ी खाने में अच्छी लगती है लेकिन चलती नहीं है प्रोडक्शन के अंदर। हमारी औकात है, हमारी ताकत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो जर्मनी से हम लोगों ने मंगाई है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उस सारे पॉलीमर को अलग कर देंगे, पॉलीमर बाय पॉलीमर, कलर बाय कलर अलग करके हम आपको जो 100% वर्जिन का माल होता है उसमें 50% रिप्लेसमेंट देने की ताकत हम रखते हैं। जो माल आप 125 रुपये में दिल्ली मार्केट से खरीदते, प्रीमिक्स कंपाउंड, रिलायंस से माल लेकर के, आजकल तो पॉलीमर का रेट बहुत बढ़ गया, अब तो 170 पे चल रहा है। पिछले वॉर की स्थिति में पिछले 15 दिन में रेट बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन आप मान के चलेगा कि जो माल आप 170 में खरीदते, वो माल मैं आपको मात्र 75 रुपये में दे दूंगा, और 50% आपका जो माल 155 में खरीदते हैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। और गारंटी के साथ बोलूंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूं कि मेरे माल के कारण आपका टेक्निकल डेटा शीट कहीं डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। जब प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे बम्पर, डैशबोर्ड, हेडलाइट, या फिर एयर कूलर, वॉशिंग मशीन या फर्नीचर, कुछ भी बनाएंगे, मैं वायदा क्या चैलेंज करता हूं कि मेरे प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। और मैं अगर जो मेरे प्रोडक्ट से कहीं खराबी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो चाहे 1 करोड़ की वैल्यू, चाहे 10 करोड़ की वैल्यू, सारी को जीरो कर देना। इतनी एक्सपर्टीज मैंने पाई है। मुझे पिछले 25 सालों में प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करते करते लोग, इस समय पहले लोग बोलते थे इस इंडस्ट्री का पापा है, जनक है, इसने शुरुआत की थी। फिर लोग बोले डैडी है, तो मुझे लोग डैडी ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं। आप अगर जो गूगल पे चेक करेंगे तो आपको डैडी ऑफ प्लास्टिक में मेरा ही नाम पाएगा, आपका ही नाम। तो बस ये नाम कैसे आया सर, डैडी ऑफ प्लास्टिक? क्या है कि जैसे लेटेस्ट से मैं बहुत समय से काम कर रहा था, तो जो मेरे पास अकाउंट्स में लोग काम करते थे, मार्केटिंग लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब फैक्ट्री लगाते चले गए। कुछ ने मेरे से समझ के पूछ कर किया, कुछ ने धोखेबाजी से किया, कुछ ने हमारी जो अपने आदमी तोड़ ताड़ के किया, जो भी करा। तो करते करते पूरे भारत में जब सब चलता चला गया, लोगों ने एक्सपेंशन किया, काम किया। अच्छा, उनको जब भी कोई तकलीफ आती है तो लगता है किससे बात करें, भाई सबसे एक्सपीरियंस आदमी तो यही है। तो लोग मेरे को फ़ोन करके, मेरे कॉम्पिटिटर मुझसे पूछते, सर मशीन ले लूँ, ये मोड ले लूँ, इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ। मैं उनको सोल्यूशन देता था। तो मेरे बच्चे भी कभी बस बोले, पापा आप क्या करते हो, आप सारे दिनों को कंसल्टेंसी भी देते हैं क्या? अरे मैं कंसल्टेंसी नहीं, क्योंकि खैर ना लोग मेरे पास अगर जो इज्जत से प्यार से मुझे फोन करके पूछ रहे हैं सुशील जी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना चाहिए, तो मैं एक ही बात सोचता था कि इसने भरोसे से मुझे फोन किया है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। तो मैं उनको ईमानदारी से गाइड करता रहा। तब मुझे पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का। और हर एक के दिमाग में एक ही बात है, ये बिग बॉस यही है, पापा यही है। पहले लोग पापा पापा बोलते थे, फिर निखिल कामत ज़ीरोधा के मालिक, हमारी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बोला कि यार ये पापा नहीं तो डैडी ऑफ प्लास्टिक है। तब से वो थोड़ा मन में आ गया और डैडी ऑफ प्लास्टिक खिताब मिल गया। सर कहीं चेंज तो नहीं हो जाए, ग्रैंडफादर ऑफ प्लास्टिक 5 साल बाद कहीं हम ये सुन रहे होंगे? नहीं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ भारत का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे मेरी सोसाइटी का, समाज का, मेरे दोस्तों का, मित्रों का, और जिन्होंने मुझे गिराया उनका भी। जो वो नहीं गिराते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। सबसे इंपॉर्टेंट वही है सर। एब्सोल्युटली, जिन्होंने अब्यूज किया, एक्यूज किया, इंसल्ट किया, मेरे को गिराया, धमकाया, मेरे को गाली दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अगर जो वो नहीं किया होता तो मैं अपने आप को चैलेंज कभी नहीं कर पाता, मैं आगे परफॉर्म नहीं कर पाता। और आज भी विराट जी मान लीजिएगा, मुझे नहीं पता, भगवान कसम, आज संडे है, मंडे है, क्या है क्या नहीं है। मैं हर रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे सोता हूँ, दिन भर काम करता रहता हूँ। काम के अलावा मेरे को कुछ नहीं, मेरी इबादत, मेरी पूजा, मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरी एक एक सांस काम कर्म। और मैं मान के चलता हूँ, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, चिंता फिर चिंता मत कर। मैं आज कर्म कर रहा हूँ। आज हमारी कंपनी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे 200 करोड़ की मार्केट कैप होगी। आने वाले वक्त में सपना इतना बड़ा है, ये 200 करोड़ नहीं होगा, इसको 20-25 टाइम्स डबल कर लीजिएगा। हम वहाँ पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि किस प्रकार से भारत में एक्सपेंशन करेंगे, किस प्रकार से पूरे भारत के अंदर हम एक मिशन लेकर जाएंगे, किस प्रकार से भारत की पूरी रूपरेखा बदल देंगे प्लास्टिक के बारे में। और ग्लोबल लैंडस्केप पर, पूरे विश्व के लैंडस्केप पर, प्लेटफॉर्म पे, फोरम पे हमें बोलने का, समझाने का मौका मिलेगा। हमने भारत में ये बदलाव लेके आए, अब आपकी बारी अपने कंट्री में अडॉप्ट करने की। मैं तैयार हूँ। टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी को गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जीऊंगा तो अपने देश के लिए, मरूंगा तो अपने देश के लिए। मेरे देश का मेरे पर कर्जा है और मेरा फर्ज है अपने देश के लिए जितनी सेवा कर सको करूंगा और आखिरी सांस तक करूंगा। लेकिन सर क्या सरकार सपोर्ट करती है? क्योंकि प्लास्टिक के तो सब लोग खिलाफ हैं
कि प्लास्टिक को बंद करो। कई बार देखते हैं हम कि कई बार सरकार से इशू भी आता है कि पन्नियां बंद कर दो, ये बंद कर दो, प्लास्टिक बिल्कुल बंद कर दो। इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर एक इसको interesting- और आप इसी में बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं क्रिएटर नहीं हूं। क्रिएटर वो हैं जो पॉलीमर बनाते हैं, जो प्लास्टिक बनाते हैं। जिस साइंटिस्ट ने प्लास्टिक बनाया उसने एक ऐसी चीज का इजाद कर दिया जिसको हमारे जीवन में डाल तो दिया, उसको निकालना कैसे इसको नहीं बताया, अभिमन्यु की तरह है। तो आज हो क्या रहा है, प्लास्टिक जब आता है आपकी लाइफ में, आप देखिए सुबह शाम एप्लीकेशन बढ़ रहा है, आपको सुनकर हैरानी होगी। 25 मिलियन मेट्रिक टन, 2.5 करोड़ टन हमारे यहाँ खपत होती है। उसमें 1 करोड़ टन, 10 मिलियन मेट्रिक टन जो प्लास्टिक डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो स्क्रैप रोडों पे, नालियों में, गंदगी में, इसे उसमें गाय खा लेती है, नदियों में बह जाता है, पता नहीं समुद्रों में कहाँ कहाँ जाता है। दिन रात सुबह शाम प्लास्टिक का आप जो अंबार और देख रहे हो, भंडार देख रहे हो, ये सब उसी चीज की देन है। और दुर्भाग्य पता क्या है, वो प्लास्टिक 100-200 साल तक गलता नहीं है। इसके अलावा जब जलाते हैं तो हार्मफुल फ्लोरीन गैसें निकलती हैं, वो लंग्स में बैठ के आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देगी। अब सवाल यहां पर ये है कि प्लास्टिक किसने पैदा किया? जिसने पैदा किया उसने अच्छा सोच के पैदा किया कि चलो लोहा या लकड़ी को मैं बचा लूंगा, प्लास्टिक से रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, दुर्भाग्यवश ये सोचा कि चलो यार हम तो हर चीज फेंकते हैं, कचरे में, कूड़े में फेंक देते हैं, सब चीज डिजॉल्व हो जाती है, चाहे लोहा हो, चाहे फूड आइटम हो, वेस्ट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लास्टिक भी फेंक दो। दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे सिस्टम का, हमारे लोगों का, जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिनको बताया नहीं गया कि प्लास्टिक एक जहर है, श्राप है समाज के लिए, प्रकृति के लिए। वो तो महादेव थे जो अपने कंठ पे जहर को लेकर चले गए। ये समाज इतना काबिल नहीं है कि इस प्लास्टिक को एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसे में मैंने क्या किया, देखिए विराट जी, मैं एक तरह से सैवियर हूं, मैं क्रूसेडर हूं, मैं बीकन ऑफ होप हूं, मैं समाज के लिए एक आदर्श हूं, एक आइडल हूं। क्या मैंने 25 साल पहले रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बनाना शुरू किया। जो प्लास्टिक आपने रोडों पे छोड़ दिया, मैंने उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट कर उसे फर्नीचर बनाकर इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करी। पूरे भारत के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का इकोसिस्टम शुरू हुआ है मेरे कारण, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी। 5 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिक हमारी इंडस्ट्री खुद कंज्यूम कर लेती है फर्नीचर के अंदर। ऐसा करके मैंने जब देखा कि मेरे देश की प्रॉब्लम को मैं कुछ कम कर पाया, लेकिन मैंने देखा अरे बाप रे बाप, मैं जिस स्पीड से बढ़ रहा हूं एप्लीकेशन से ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। दिन रात लगातार लोग हर समय एक ही बात पे लगे हुए हैं, प्लास्टिक को कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे एप्लीकेशन बढ़ाना है, कहाँ यूज करना, बढ़ाना, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। ठीक बात। उसको कम कैसे करना है, उसको रिपर्पस कैसे करना है, रिसाइकिल कैसे करना है। पूरे भारत में आप देखेंगे विराट जी, ना कोई बड़ा कॉर्पोरेट ना छोटा, कोई नहीं बोल रहा है। छोटा तो बेचारा बोल ही नहीं सकता, बड़ा कॉर्पोरेट जिसको ये बात पे ध्यान देना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। उसने सिर्फ ये जोड़ दिया इसको यूज कैसे करना, बढ़ाना कैसे है, उसने ये जोड़ नहीं दिया कि इसको रिपर्पस से रिसाइकिल कैसे करना है। और आपको सुन के कितनी खुशी होगी कि मेरे पास आज भारत का सबसे बड़ा फ्लेक्सिबल प्लास्टिक और रिसाइकिलिंग प्लांट है, जहां सीमेंट, सॉल्ट, शुगर, पुट्टी, कैल्साइट, ऐसी बेकार की चीजों को आप फेंक देते कचरे में, किसी को नहीं पता इसका क्या होता है। मैं पूरे देश को चैलेंज करने को तैयार हूं। आप सोच के देखिएगा, आपका सीमेंट बैग है, कभी आपने सोचा उसका क्या करते हैं? मिल्क पाउचेज है, उसको पता है क्या करते हैं? मुझे पता है क्या करते हैं। उन सबको कहीं ना कहीं कचरे में फेंक दिया जाता है, और कबाड़ी के पास जब जाता है, कबाड़ी हैपेजेड तरीके से उसको प्लास्टिक को रिसाइकिल करता है, अपने बैकयार्ड में कुछ ना कुछ लगा के गंदगी तरह से, और उसको फिलर की तरह यूज करते हैं। 15-20 रुपए किलो का माल बना देते हैं, जबकि मैं 125 रुपए किलो का जो पॉलीमर होता उसको रिप्लेस करने की ताकत रखता हूं। मैंने वो किया। ये करने के साथ साथ में जो चौथा प्लांट मैंने आपको बताया रिसाइकलिंग का, वही मेरा वर्ल्ड क्लास प्लांट है। मैं आज जो समाज ने, देश ने कचरा पैदा कर दिया, पूरे विश्व के ऊपर छा गया, और देश के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दीजिएगा प्लास्टिक का, उस बोझ को कम करने में सबसे बड़ा योगदान आज भारत में मैं दे रहा हूं। तो एक तरह से देखा जाए, जो आपने कंप्लेंट करी थी, आपने मेरे पर एलिगेशन लगाया था कि प्लास्टिक को लोग बढ़ावा नहीं दे, बाप तो खुद बढ़ावा दे, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा मेरे भाई। मैं उस प्लास्टिक को जो समाज ने तिरस्कार करके छोड़ दिया रोडों पे, स्ट्रीटों पे, उसको मैं रिकवर करके, रिपर्पस करके, रिसाइकिल करके समाज का, देश का भला कर रहा हूं, लोगों को जीविका का आधार दे रहा हूं। 5 लाख लोगों को हम जीविका देने जा रहे हैं, 50,000 करोड़ से ऊपर की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं, और हमने उसको, मिशन को एक नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन शुद्धि। क्या है ऑपरेशन शुद्धि? कि हमारा मकसद यही है, जितना प्लास्टिक आज रोडों पे पड़ा है, घरों में पड़ा है, इन सबको रिकवर किया जाए। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में है, कहीं से भी है, उसको रिकवर करके उसको रिसाइकिल किया जाए। ऐसा करके मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करके, आप मान के चलेगा विराट जी कि 20 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस, कार्बन गैस जो जनरेट होती, मैं उसको बचाने जा रहा हूं। आज मैं एक दिल की बात बताऊं, दिल की बात तो ये है कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय पर्यावरण मंत्री जो भी हैं इस समय, उनको हमें बुला के हमारा एक प्रकार से, जैसे कहते हैं रिकॉग्नाइज करना, सम्मान करना, ये कहना, ओ वाओ,
पूरा देश जब सो रहा था, किसी को चिंता नहीं थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से ध्यान नहीं दिया, छोटा कर नहीं पाया, आपने इतनी बड़ी मुहिम खड़ी कर डाली, आपने पूरे देश का कल्याण के लिए इतना बड़ा मिशन उठा लिया। ऊपर से हम किसी से कुछ पैसा नहीं मांग रहे, ना गवर्नमेंट से मांग रहे, ना किसी और से मांग रहे। हमारा मॉडल सस्टेनेबल है, स्केलेबल है, क्योंकि जितने लोग प्लास्टिक को कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन की कॉस्ट, उसके अंदर लेट से बेलिंग कॉस्ट या उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट या उसके प्रॉफिटेबिलिटी, हमने हर चीज़ का ख्याल रखा है। उसको ले करके उसके बाद में उसको सही जगह साइंटिफिक तरीके से प्लास्टिक प्लांट में लेके जाके उसको रिसाइकल करके हम 100% वर्जिन मेटल जो होता है उसको रिप्लेस करने के लिए काम कर रहे हैं दिन रात सुबह शाम, ताकि हमारे देश का वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज जो जाता है, क्रूड में जाता है, पॉलीमर में जाता है, वो बचे, लोगों को जीविका मिले, रेवेन्यू टैक्सेस, जॉब्स क्रिएट हो। इस प्रकार की मुहिम मैं कर रहा हूं। तो मुझे जैसा आपने कहा ग्रैंडफादर, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे अगर जो महात्मा या मेरे को परमात्मा तो शब्द नहीं कहूंगा, महात्मा या ग्रैंडफादर भी कहा जाए इस चीज के लिए, तो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैं इस बात के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं। और ये मुहिम मैंने छेड़ी है ऑपरेशन शुद्धि की। मकसद पूरा भारत के अंदर इसके चैप्टर बनाना है, हर जगह, हर सिटी, हर गांव में, हर शहर में मुझे पहुंचना है। जितने लोग चैप्टर प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जितने लोग दूर दूर बैठे हैं, इनके दिल में अरमान है कि हम प्लास्टिक बहुत ही गलत चीज़ है, हमें कुछ करना है, जुड़ जाएगा मेरे साथ, हमसे कनेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको ट्रेनिंग देखेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और जितने लोग जुड़े हैं हम उनको बताएंगे प्लास्टिक कितने रेट में लेना है, उस पर आपको कितना मार्जिन मिलेगा। ये इकोनॉमिक मॉडल है, स्केलेबल मॉडल में, जिसमें जितने लोग जुड़ेंगे हर एक को जीविका का आधार मिलेगा, कहीं किसी का नुकसान नहीं है। और फाइनली जब वो प्लास्टिक रीपर्पस भी होगा तो समाज के अंदर जो एप्लीकेशन बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करेगा, यानी कि वर्जिन का मेटल जो है थोड़ा कम होगा। और ऐसा करके प्लास्टिक को रीपर्पस करना, रिसाइकल करने का हमारा जो एक मिशन है वो भी कामयाब होगा। सर, आपने जो ऑपरेशन शुद्धि की बात करी, इससे आम आदमी कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि आम आदमी को तो इसके बारे में पता ही नहीं ज्यादा। आपको इतने सारे इंडिया में अवार्ड मिले, एशिया में अवार्ड मिले, लेकिन आम आदमी तक ये बात पहुंच नहीं रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कैसे पहुंचेगी उसके पास? आप सही कह रहे हैं। जब आपकी आवाज बुलंद नहीं होती ना, तो लोग उसको डेड ही मानते हैं कि इसके अंदर दम नहीं है। लेकिन अगर जो आपकी आवाज पहुंची जा सके, आवाम से बड़ा कुछ नहीं होता। आवाम सुन रहा है, समझ रहा है। अगर जो आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इसको पहुंचाइए हायर अथॉरिटी तक, थॉट लीडर्स तक, NGOs, फ्रीलांसर्स, या इस प्रकार कबाड़ी इंडस्ट्रीज, या ऐसे लोग जो चाहते हैं यार प्लास्टिक का कुछ करना चाहिए, RW है, MRF है, या कहीं पे भी हर जगह हाउसिंग सोसाइटी है, कोई चिंता नहीं है। मैं पूरे भारत में सारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेट कर दूंगा। हमारे पास ऐप है एवरो रिसाइकलिंग के नाम से, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आप डालिएगा मेरे पास इतना प्लास्टिक पड़ा है, ये हमारी क्वांटिटी, ये फोटो है, ये क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है, ये लोकेशन है। और हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डैशबोर्ड में देख करके जहां जहां से लिफ्ट करवाना है करवा लेंगे। पूरे के पूरे भारत के अंदर हाई क्वालिटी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेवलप होगा, जिसको सिस्टम से किया जाएगा और 365 दिन मान लिया जाएगा। यानी कि जो कोई गरीब हो जो रात को भूखा सोता है, आज के बाद नहीं, क्योंकि कबाड़ी आपको 2 रुपये 5 रुपये किलो देता था, मैं आपको मिनिमम 20 रुपये किलो प्लास्टिक का दूंगा। ठीक है, ताकि मैं नहीं चाहता। पक्की बात है क्या? पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ, 5 रुपए किलो से ऊपर कबाड़ी देता नहीं है। एब्सोल्युटली, मैं 20 रुपए किलो दूंगा, 4 गुना पैसे बोले। यस, मैं इसलिए दूंगा क्योंकि उनकी जीविका का आधार मुझे बनना है। मुझे पता है उस 20 रुपए प्लास्टिक से मैं कैसे उसको वैल्यू क्रिएट करके आने वाले वक्त में वर्जिन प्लास्टिक को रिप्लेस करूंगा। उस बात की अकल और कॉमन सेंस है मुझे, इसलिए मैं इतना बड़ा चैलेंज ले रहा हूं। जो कबाड़ी एक्सप्लॉइट कर रहा था इन गरीबों को, उसको मुझे बचाना है। उन लोगों को वो जीविका का आधार देना है जो रात को भूखे सोते हैं। मत सोइएगा भूखे, जुड़ जाएगा। जितने NGO हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जितने लोग दिल में लगता है कि हमें प्लास्टिक पसंद नहीं है, हम मिशन करते हैं, हम सेशन करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। अरे आप जो भी करते हैं, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। अरे मेरे साथ जुड़ के मैं बताता हूं कि प्लास्टिक को कैसे कलेक्ट करने, कैसे मंगवाना, कैसे रिपर्पस करना है। प्रैक्टिकल तो आइएगा ना, सिर्फ बातें NGO बनाने से कुछ नहीं होता। मैं आपके साथ जुड़ के चलने को तैयार हूं, मैं आपको किसी बताने को तैयार हूं। और ऐसा करने में आपकी जीविका का आधार बना। लो सर, 100 टन मैंने माल कट किया, मैंने 2 रुपए किलो आपको दिए, तो 2 लाख रुपए आपको हर महीने मिल गए। आप लीजिए, हम आपको लेजिटिमेट तरीके से देंगे, आपके पास पूरा सिस्टम से काम करेंगे, आपके पैसे आपका अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, 365 दिन आपको माल जितना है आपको सारा लिया जाएगा। यानी कि आपके जीविका का आधार ऑपरेशन शुद्धि का जुड़ते साथ ही जुड़ गया है, बन गया है। लेकिन सर, आप तो ग्रैंडफादर ऑफ प्लास्टिक हैं, आपसे कैसे जुड़ पाएगा एक आम हिंदुस्तानी? बहुत सिंपल है, देखिए जहां चाह वहां रहा। आज कोई मेरे से जुड़ना चाहे तो कभी भी जाए, गूगल पे जाके चले, बेशक से कहते हैं ना एवरो, AVRO, एवरो फर्नीचर, एवरो रिसाइकलिंग, या सुशील अग्रवाल, मेरे स्पेलिंग में नाम है AGGARWAL है, कई बार लोग अग्रवाल कर लेते हैं, सुशील अग्रवाल। आप कहीं भी जाएंगे तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर सबको लिखा है। वैसे मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, पब्लिक मोबाइल नंबर, जो हमारी कंपनी का हेल्पलाइन का नंबर है, दैट इज 9910
00392125 99-100-39-125। ये हमारी कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है। IVR पे कनेक्टेड है, 8 कॉल एक साथ आती है, तब भी उसको रिसीव कर सकता है। उस पर आप कनेक्ट करके मेरे से बातचीत करना चाहे कर सकते हैं, हमें डिटेल भेज सकते हैं। हमारी चाहे बेशक मेरी ईमेल आईडी भेज दीजिए। मेरी ईमेल आईडी है SA सुशील अग्रवाल SA@avro इस पे आप मेरे को ईमेल भेज दीजिएगा। जो भी चाहे इंडस्ट्रीज हो, कॉर्पोरेट्स हो, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे इस समय और उनके मन में है कि अच्छा हमें जुड़ना है, मैं कहता हूँ आप चाहे MRF चलाते हो, हाउसिंग सोसाइटी है, RW है, आप फ्रीलांसर है, NGO है, कबाड़ी है, या आपको लगता है कि यार प्लास्टिक यहाँ मिलता है, करना क्या चाहिए, चिंता मत कीजिए, जुड़िएगा। मैं पता क्या करूँगा, उस प्लास्टिक को कलेक्ट कराया, फिर उसके साथ साथ वहीं पर एक बेलिंग मशीन दे दूंगा, जो 4 लाख रुपए की बेलिंग मशीन आती है, वो मशीन भी हम देंगे। डस्टबिन भी हम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 10,000 रुपये एक डस्टबिन आता है शानदार, वो भी हम देंगे। उसकी कलेक्शन भी हम करेंगे, बेलिंग मशीन भी हम देंगे, और इसमें जितने लोग जुड़े हैं सबको जीविका का आधार भी देंगे। जो कलेक्ट कर रहा है उनको भी, इसका जो बिलिंग कर रहा है उसको भी, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे पास तब भी। यानी कि सबको जब पैसा मिलेगा तो हर एक जीविका का आधार 300 पैसे देने के लिए बन गया, वो हो गया साथ साथ में। और समाज को, जो इंडस्ट्रीज को जो प्लास्टिक चाहिए था, हम उसको रिपर्पस करके उसको प्रोसेस करके भेजेंगे। ऐसे ऑर्डर उठा के भेज देंगे तो उनका कोई काम नहीं आएगा। हमारे को वॉश करना, शेड करना, ग्राइंड करना, स्क्वीज करना, ड्राई करना, दाना बनाना, उसकी रेसिपी सेट करना, सब कुछ आता है। मेरे पास हाई क्वालिटी लैब है, मुझे सब समझ में आता है। इसलिए हम लोग डैडी ऑफ प्लास्टिक क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं मेरे पास 360 डिग्री पूरा इकोसिस्टम है। आप प्लास्टिक मुझे जिस रूप में देना दे दीजिएगा, मैं वायदा करता हूं। आप ये बोलो सर मेरे को ये आइटम बनानी है, मैं उस आइटम में 50% अपने रिसाइकल प्लास्टिक को यूज करके आपके वर्जिन प्लास्टिक को रिप्लेस कर दूंगा, और आपकी कॉस्ट भी सस्ती हो जाएगी। आप EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गवर्नमेंट की कंडीशन है कि 30% रिसाइकल मेटल यूज करना चाहिए, आप उसको भी पूरा कर पाएंगे। ESG के अंदर एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस की बात करते हैं, आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं कि हमारी कंपनी 30% से ज्यादा है, 40% रिसाइकल मेटल यूज करती है, तो आप पूरे देश को बता सकते हैं हम कितने जागरूक मैन्युफैक्चरर हैं, हम कॉर्पोरेट्स हैं, हम इस बात का ख्याल रखते हैं, हमें सोशल गवर्नेंस की चिंता है, हमें प्लास्टिक पर्यावरण की चिंता है। आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, प्राइस सस्ता मिल रहा है, कार्बन न्यूट्रलिटी हो रही है, आप अपनी कमिटमेंट पूरी कर पा रहे हैं, समाज का प्लास्टिक कचरा साफ हो रहा है। ये सब का सब पूरा इकोसिस्टम 360 डिग्री हम अरेंज कर रहे हैं। आप तैयार करके yes. सर एक सवाल पूछूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। आपने आजीविका की बात करी, जो लोग पैसा कमा रहे हैं हमारे देश में, वो मतलब अगर वो 50 रुपए या 60 रुपए दिन के कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। आपके साथ जुड़ के कितना पैसा कमा सकता है एक दिन का? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर जो 50-60 रुपए जोड़ने वाले को जीविका रेखा से ऊपर माना जाता है, नहीं, वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है। हमारा पूरा मिडिल क्लास पूरे हिंदुस्तान का गरीबी रेखा से सिर्फ एक ही कदम दूर है, एक कदम दूर। वो क्या कदम? जिस दिन बीमारी हो गई उस दिन वो भिखारी हो जाएगा, बीमारी होते से भिखारी हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं अपने पास। इतना ही नजदीक है हम लोग अपने गरीबी के। ठीक बात। जो लोग सोचते हैं मेरे पास मिडिल क्लास फैमिली 30-40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला, हाँ मेरे पास सैलरी है, अरे भैया उसमें तेरा रोजी रोटी का किचन का काम चलता है, तेरे पास सेविंग्स नहीं है, भगवान ना करे कभी कोई तकलीफ आ गई तो बचेगा नहीं। तो आप मान के चले हम जो कर रहे हैं ना विराट जी, वो मॉडल इतना अमेजिंग है। आप सोचिए, मैंने डस्टबिन दिया, लेट से एक पल के लिए मुरादाबाद ले लेते हैं, ये गाजियाबाद की बात करते हैं। मैंने गाजियाबाद में एक पर्टिकुलर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लेट से 4 डस्टबिन दिए। डस्टबिन के पैसे हम खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर अगर जो उस पर जितना भी माल आया प्लास्टिक का लाया, तो वहाँ से जब उठा रहे हैं तब उनसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो टीम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी उसको उठा के लाएगी, उठा के ला करके कहीं ना कहीं सेंट्रल कमांड पर ला करके वहाँ पर लेट से 50 जगह से प्लास्टिक आ गया, उसको बेल करके फिर उसको फैक्ट्री को भिजवाएगी जहां पे उसकी वॉशिंग प्रोसेसिंग होने की जरूरत है। यानी कि ऐसे में जो लोग जुड़े, लेट अस से एक पल के लिए वहां पे जो डस्टबिन है या जो लाने वाले लोग जुड़े उनको पैसा मिल रहा है। कोई रैक पिकर है, उसको लगता है सर इंडस्ट्री से, यहाँ से वहाँ से, घरों से, हर जगह से मैं ला के प्लास्टिक देता हूँ, उसको मैं 20 रुपये किलो दे रहा हूँ और उसको डस्टबिन भी देने को तैयार है। तो ऐसे में आप मान के चलेगा हम हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ की बात नहीं करें विराट जी। आज आप मान के चले कि लेटर से आप रामलाल श्यामलाल जो भी हैं, आपने 10, 15, 20, 25 लोगों को इकट्ठा किया अपने साथ में, कभी एक काम करते इस सारे एरिया से प्लास्टिक सारा चुक करके हम ला करके दे देते हैं। आपने पता लगा कि हर रोज 1 टन माल आपने दे दिया और आप हर रोज के 2,000 रुपये आप कमा रहे हैं। 1 टन के पीछे 1,000 किलो के पीछे 2,000 रुपये बनते हैं, ठीक है जी। आपने 2,000 रुपये कमा लिए। आप अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें और बढ़ती चली, आपका लट से पड़ा 2, 4, 5 टन, 10 टन जो भी है, आप बढ़ाते चले जाएंगे। हम 2 रुपये किलो मिनिमम देंगे, जहां जो हम आपको ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। और कभी किसी के मन में बात आए कि हाँ भी चलो हमें प्लास्टिक की इंडस्ट्री खुद ही लगानी है, अपने पास से दाना बनाना है, मैं उनको गाइड करने को तैयार, उनको एक एक चीज समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा, ट्रेन करूंगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस सूरत में वो 5 रुपये किलो मिनिमम प्लास्टिक के ऊपर कमा सकते हैं।
अगर जो किसी ने 100 टन का काम कर दिया तो अगर 2 रुपये बचते तो 2 लाख रुपये बचते हैं महीने के, कलेक्शन करने हैं मात्र। और अगर जो किसी ने प्रोडक्शन का यूनिट लगा दी तो 5 लाख रुपए महीने का मिलता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट मार्क चलो 20-25 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, वर्किंग कैपिटल मशीन सब कुछ मिला करके। ये सब गाइडेंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा ताकि मेरे भारत के अंदर प्लास्टिक का कचरा जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है उसको संभालने के लिए मेरी अकेला काफ़ी नहीं हूँ, मेरे से हजारों लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा करके जो से जो जलाने का प्रोग्राम है, और भगवान ने चाहता हूँ इसमें कार्यक्रम में हम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जब जब लोग लाइक माइंडेड मिलते चले जाएंगे और जब सक्सेस देखेंगे तो उनके दिल में भावना आएगी कि हाँ ये काम में जुड़ना चाहिए, जिसके लिए मैं खूब कमिटेड हूं और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं सबके आके जुड़े हमारे साथ। सर आपने अभी ऑपरेशन शुद्धि की बात करी, इसको आपने नाम ऑपरेशन प्लास्टिक क्यों नहीं दिया, या ऑपरेशन डैडी ऑफ प्लास्टिक क्यों नहीं दिया, शुद्धि क्यों दिया? क्या थॉट आया आपके मन में इसको? मैंने बहुत सोचा, पता नहीं सडनली मेरे दिमाग में फ्लैश आया। मैंने कहा जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो आज ये था कि सिंदूर की रक्षा करनी। वाह बहुत अच्छा। तो आज हमारे को क्या करना था, भारत को प्लास्टिक से मुक्त कराना था, शुद्ध करना है, भारत को शुद्ध करना है। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा शुद्धि किसी रूप से भी हो सकती है ना, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको कहीं भी एक्सपैंड कर सकते हैं, हम किसी लेवल तक भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा भारत को शुद्ध करना है, प्लास्टिक को जो एप्लीकेशन लोग दिल खोल के कर रहे हैं, बेदर्दी से कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आपको क्या बताऊं विराट जी, इंडिया में इस समय पर कैपिटा कंजप्शन 6 किलो है, यानी कि भारत 140 करोड़ लोग 6 किलो यूज करते हैं। अमेरिका में वही 30 किलो है, जबकि अमेरिका छोटी कंट्री है, 30 करोड़ की पॉपुलेशन, हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब सोचिए जिस समय हमारी एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएगी, जो 2035 में आंकड़ा क्या कहता है, 6 करोड़ मेट्रिक टन भारत कंज्यूम करेगा और 35 मिलियन मेट्रिक टन, यानी कि 3.5 करोड़ टन डिस्कार्ड कर देगा। उफ, आज 1 करोड़ टन में हमारी हालत खराब है, 26,000 टन पर डे प्लास्टिक कचरा निकलता है, 1 लाख टन पर डे निकलना शुरू होगा, उस दिन हमारे भारत की हालत क्या होगी? तो यानी कि इतना बड़ा चैलेंज जब है तो मैं कहता हूँ भारत को शुद्ध करना है, भारत को प्लास्टिक के इस बवंडर से, इस समुंदर से जिसपे हमारे आने वाली जनरेशन बह जाने वाली है, ढक जाने वाली है, बीमार हो जाने वाली जी, मर जाने वाली है, क्योंकि माँ बचपन में फुप्सी मुंह में देती है और आखिरी सांस तक इंसान प्लास्टिक से पानी पी रहा, खाना खा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, हर चीज प्लास्टिक से जुड़ी। कितना माइक्रो प्लास्टिक अंदर चला गया बॉडी में, इम्यूनिटी आपकी चेंज हो रही है, आपको पता नहीं लग रहा है। लोग छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे कैसे बच्चों ने क्या गलती कर डाली, उनकी बीमारी का क्या कारण है? क्योंकि वो सुबह शाम पैकेज फूड खाते हैं, ऐसी अनहाइजीनिक चीज खा रहे हैं। दुनिया भर का जब उनका कचरा पानी में पिला जाए, बॉडी में पिला जाएगा, हमारे डीएनए वो नहीं थी जो कर रहे हैं। 50-60 साल पहले तो लोग अपना कहता है हल चलाते थे, सुबह शाम कसरत मेहनत करते थे, घी भी पी लेते थे, तब भी लोग डाइजेस्ट कर जाते थे। आजकल तो बच्चों को बटर भी डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सुबह शाम मैदा खाते हैं तो उनकी आंतड़ियां वैसे सूख जाती हैं। ऐसे में मान के चलिए प्लास्टिक भी आपके जीवन में जुड़ गया हो तो आपके ब्रेन के अंदर कितना प्लास्टिक जा रहा है, बॉडी में कितना प्लास्टिक जा रहा है, आपकी इम्यूनिटी चेंज हो रही है। ऐसे में लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? तो आप मान के चलेगा हमारे जीवन में। विराट जी मैं एक बात बता दूं, ये बात पूरे भारत को जानना जरूरी है। हमारी जनरेशन जो आप सुन रहे हैं, ये पहली और आखिरी जनरेशन है जो प्लास्टिक के बवंडर को संभालने जा रही है। अगली जनरेशन के पास टाइम नहीं होगा, वो नहीं संभाल पाएंगे। वो जैसे इरिवर्सिबल हो जाता है कि भैया इतना बढ़ चुका, अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते, गिव अप कर देंगे। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? समाज को बचाना है। तो इट इज जस्ट नॉट एयर क्वालिटी की बात करते हैं। एक्यूएस पहले तरस रहे थे, पेस्टिसाइड से पहले दूसरी बात तरह से 50 सालों से जिन लोगों ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे देश को बर्बाद कर डाला, पेस्टिसाइड दे के हमारे लोगों को बीमारी कर डाली, कैंसर कर डाला। उन्होंने अपना सिर्फ पेस्टिसाइड की फैक्ट्री चलाने के लिए हमारे जीवन में जहर घोल कर रख दिया। अब वो प्लास्टिक का जहर खोल रहे हैं। तो ऐसे सोच के हमारे पास चैलेंज कितना आ गया। हमारे भविष्य के हमारे बच्चे क्या जिंदगी जिएंगे, जो सिलेंडर लगा के नाक के सिलेंडर लगा के घूमेंगे और खाने के लिए उनको पता नहीं कैप्सूल खाने पड़ रहे हैं, सब कुछ ऐसा। ऐसे बच्चे जिंदगी में क्या जी के दिखाएंगे, क्या करके दिखाएंगे? सर जो आपकी फैक्ट्री है उसमें इतने वर्कर्स काम करते हैं, क्या उनकी हेल्थ पे कोई इशू नहीं आता? नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ा अच्छा बोला आपने, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात आता हूँ आपको विराट जी, सुन के आपको कितना अच्छा लगेगा। मैं इन्वाइट करता हूँ, आह्वान करता हूँ पूरे देश को, आपको जब दिल करे आ सकते हैं। हमारी फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पे जहाँ प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ सारी लेडीज काम करती हैं 20-20 सालों से। इंटरेस्टिंग बताऊँ ना, एयर पॉल्यूशन है ना, आपको एयर पॉल्यूशन का मतलब स्मेल आ रही है, केमिकल कुछ नहीं, ना नॉइज पॉल्यूशन है, आपके कान फट रहे हैं, ना वाटर पोल्यूशन, हम पानी यूज ही नहीं करते, ना स्लज पॉल्यूशन, हम उसमें कचरा बनाते ही नहीं कुछ भी, हम सारा जितना 1 ग्राम प्लास्टिक को यूज कर लेते हैं। तो यानी कि हमारी फैक्ट्री इतनी सेफ है, हम जो प्लास्टिक होता है उसको जलाते नहीं है, वो जो सॉलिड होता है उसको करीब 200 डिग्री टेम्परेचर पर ला के उसको गला देते हैं, इस प्रकार से जैसे वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। सेमी सॉलिड स्टेट में आकर के फिर उसको इमीडिएटली कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर के अंदर, वो जाके सॉलिड हो जाता है।
ओके, तो यानी कि हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छा है, हम उसको जलाइए। जब जब आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो उससे हार्मफुल गैसें निकलेगी, डोज डेंजरस है। जो आपने सवाल, आपका सवाल था, मैं जो कर रहा हूं जला नहीं रहा हूं, मैं उसको इस स्टेट में ला रहा हूं कि वो गल करके एक सेमी सॉलिड स्टेट में वैक्स की तरह बन गया। उसको मैंने मोल्ड में डाला, फट से गया, मोल्ड में लॉक हुआ, प्रोडक्ट बन के आ गया। 40 सेकंड की स्पीड से एक एक प्रोडक्ट बन जाता है। हम इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जो मशीन हमारे पास है विराट जी, कि मेरे पास भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मशीन फेरोमैटिक मिलेक्रॉन जो हमारे अमेरिका से आती है, या सिंसिनाटी या हाइथिन की चाइना से आती है, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, वो मशीन है। मेरा मोल्ड भी इतने हाई क्वालिटी के भारत में बनते नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। मैं चाइना से या ताइवान से मंगवाता हूँ मोल्डों को, वो लगाते हैं। और हमारे यहाँ सिस्टम प्रोसेस आप देखेंगे, आप बोले कि सर इतना वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री लगा रखी है। यूरोप में, जर्मनी में, जापान में जो भी होता एग्जैक्टली सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। इको फ्रेंडली आप एब्सोल्युटली, हम अपने आप को ग्रीन कैटेगरी कहते हैं। लेकिन सर ये जो फर्नीचर आप बना रहे हैं और दे रहे हैं और रिसाइकिल कर रहे हैं, तो जो कंज्यूमर है उसको तो किसी प्रकार से इससे खतरा नहीं? नहीं, मतलब ही नहीं बनता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको जी, आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूँ। पूरे भारत में आज तक जितने भी प्लास्टिक का फर्नीचर बना रहे थे लोग, वो 1 साल की गारंटी देते थे कि भैया प्लास्टिक का फर्नीचर है, 1 साल से ऊपर गारंटी नहीं देंगे। मैंने सोचा यार हम इतना शानदार प्लास्टिक का फर्नीचर बना रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट इतना शानदार है कि मैंने 3 साल की गारंटी की शुरुआत करी 1 रुपये बढ़ाए बिना। लोग शॉक हो गए। लोग बोले सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा एक बात बताइए, कस्टमर, आपको लगता है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो क्या आप कस्टमर का विश्वास नहीं जीत सकते? जीतने के लिए 3 साल की गारंटी देनी पड़ती, प्रॉब्लम क्या है? मैंने दी, बहुत साल तक लोग इंतजार करते रहे, नहीं नहीं ये तो गलत है जी, 3 साल की गारंटी देना नहीं चाहिए। मैं अपने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे 3 साल की गारंटी देता हूँ। 3 साल को छोड़िए, मैं लाइफ टाइम की गारंटी कहने को तैयार हूँ। 20-20 साल तक मेरा प्रोडक्ट आप लेह में, श्रीनगर में डाल दीजिएगा, ये केरला के सी वाटर में डाल दीजिएगा, मैं चैलेंज और गारंटी करता हूँ मेरा प्रोडक्ट नहीं टूटेगा। ओपन एरिया में रखा हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका ग्लॉस कम हो जाएगी, रफनेस आ जाएगी, टूटेगा नहीं। हम इतने शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं और ज्यादातर मैक्सिमम 90% ज्यादा प्रोडक्ट हमारे रिसाइकल प्लास्टिक से बने। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी क्वालिटी, हमारी कंसिस्टेंसी है, तभी हम आज भारत की 4th लार्जेस्ट कंपनी बने और इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बनने जा रहे हैं। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जहां दूसरी कंपनी 400 में देती है, हम 200 रुपये मात्र दे देते हैं। और वो 1 साल की गारंटी देते हैं, हम 3 साल की गारंटी देते हैं। और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हॉट केट बिकता है। जो लोग हमसे डील करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तभी हम जिंदा, तभी हम कामयाब हैं। कमाल है सर। लास्ट सवाल पूछूंगा सर आपसे। आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी एज बताई, आई थिंक 63-65। इस 65 साल में सर आपका कोई तो मिशन रहा होगा, और आपका आगे क्या मिशन है सर, बस वही जानना चाहता हूँ। विराट जी, आपने ना मेरे दिल के तार छेड़ दिए हैं। क्या है, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य होता है जी। मैंने ना जिंदगी की शुरुआत करी, मैंने सोचा यार हमें क्या करना चाहिए जिंदगी में, क्या करूं मैं ऐसे लोगों के लिए, समाज के लिए। क्योंकि मैं गरीबी से उठ के आया, गरीबी क्या होता है मुझे पता है, और मैं मान के चलता हूं गरीब होना एक गाली है जी। हमारे देश में। गरीब को पता नहीं क्या समझा, मैंने पहले भी आपको कहा जी। तो मैंने क्या किया विराट जी, जब मैं फर्नीचर की दुकान फैक्ट्री चला रहा था, तो मेरे पास जो लोग आते थे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये लेकर के, छोटे छोटे बैग में, वो ना ऐसे हाथ में लपेट करके, और मेरे दरवाजे के बाहर खड़े थे, बाबूजी अंदर आ जाओ, बाबूजी अंदर आ जाओ। मैंने कहा हाँ जी बताओ। कहता बाबूजी हमारे पैसा नहीं है, बाबूजी 500 रुपये लाया हूँ, मेरे को गाड़ी दे दो। 1.5 लाख की गाड़ी आती थी कि भी मेरे को माल दे दो। अच्छा, मैंने नीयत देखी, मैंने पैसा नहीं देखा, मैंने उसका बैंक बैलेंस नहीं देखा, मैंने नीयत देखी। मैंने कहा यार आदमी अच्छा लग रहा है, शरीफ है, और बेचारा खुद बोल रहा है कि मेरा पैसा नहीं लेकिन मैं कमा के दे दूंगा। तो मैंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। करते करते आपको कितना अच्छा लगेगा, मैं आज चैलेंज कर सकता हूं विराट जी कि मैं भारत में एक ऐसा इंसान हूं जिसने 200 से ज्यादा करोड़पति पैदा कर दिए। 200 करोड़पति में नाम गिनवा सकता हूं, उनके टेस्टिमोनियल दिलवा सकता हूं, सर्टिफिकेट दिलवा सकता हूं। 200 करोड़पति, 200 लोगों को करोड़पति से, मैं 1-1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल करोड़, कोई 10, 20, 25, 50 करोड़ तक भी पहुंच चुके हैं। 200 करोड़पति में बना चुका था। सर अब मैं हूं, अगला मैं हूं सर। थैंक यू। अब क्या हुआ, मेरे दिल में आई, मैंने कहा यार जब मैंने इतने लोगों को सपोर्ट करके मेहनत करी और आज लोग इतनी बड़ी प्रगति कर गए, लोगों ने हमारी कुर्सी पे 1-1.5 लाख की गाड़ी होती थी, 1 लाख रुपए कमाई एक गाड़ी के पीछे। आप सोचो कोई नहीं, क्यों नहीं बनेगा। एक महीने में कई गाड़ियां मंगा रहे लोग, पागलों की तरह बीचे पे चले, मेरी इतनी गाड़ी, मेरे को इतनी गाड़ी चाहिए। करते करते लोग प्रगति कर चले, मैंने भी प्रोडक्शन बढ़ाता चला गया। तो ऐसे करके जब लोग पैसे वाले बन गए तो मेरे दिल में एक भावना है विराट जी, मैंने कहा यार हमारा समाज, हमारा देश तो बहुत बड़ा है। आजकल यूथ जो है बेचारा परेशान है। आप मान के चलिए BTech MBA करने वाले लोगों को 15-15 हज़ार रुपये की कॉल सेंटर में नौकरियां मिलती है। मुझे दुख आता है। मैं करीब मैं आपको बता दूं विराट जी, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मैं सिर्फ 12वीं क्लास हूं। नहीं सर, ये तो आपको झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा। आप बोलेंगे मैं तब भी नहीं मानूंगा। चलिए, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। मैं 17-18 सालों से BTech MBA और फार्मा स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग फैकल्टीज को ट्रेन कर रहा हूं। मैं 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं।
कॉलेज में जाता हूँ, उनको टीचिंग करता हूँ, सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, माइंड उनको ओरिएंटेशन देता हूँ। और ऐसा करके मेरे पास 1 दर्जन कॉलेज से प्रोफेसर की डिग्री है जो उन्होंने अपने से चल के दी। फिर मुझे स्विट्ज़रलैंड से पीएचडी की डिग्री मिली बिजनेस मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कभी वो जो इंसान 12वीं क्लास था जो कभी अपने सामने बीए लिखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, आजकल प्रोफेसर डॉक्टर सुशील अग्रवाल लिखने का मौका मिलता तो है। मैंने गलत बोला, मुझे बोलना चाहिए था प्रोफेसर डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी, वेलकम टू थैंक यू। शो। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। ये बात मैंने इसलिए कही दोस्तों कि क्या था ना, मैं कभी अपनी किस्मत को कोसता था कि यार क्या मैं पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया, लेकिन समाज ने मुझे इस लाइफ की यूनिवर्सिटी ने इतना कुछ सिखा दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। तब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा इतने लोग ज़िंदगी में बदलाव लेके आऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहला मिशन रखा मिशन प्रगति। मिशन प्रगति क्या है? आज भारत के अंदर जितने भी यूथ हैं वो बेचारे तरस रहे काम के लिए। तो मैं जो भी जहां बैठा हूं, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस सिटी में पूरे भारत में कहीं बैठा हो, वो हमसे टच करे, हमारे पास आ जाए, हम उनको 0 इन्वेस्टमेंट पे, उसका पैसा नहीं लगाऊंगा, पैसा अपना लगाऊंगा। मैं 4 लाख की गाड़ी आती है, जो 1.5 लाख की गाड़ी आती है उसका 4 लाख की आती है। 4 लाख की गाड़ी आपको क्रेडिट पे दूंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। आपका माल कैसे बेचना है, हमारा कोई टीम मेंबर आके आपको बेच के दिखाएगा। आप कैसे जाके डीलर नेटवर्क बनाएंगे। ऐसा करके आपकी लाइफ में वैल्यू एड करके आपने शुरुआत लेटर से 1 गाड़ी से करी, 2-3 गाड़ी पे आप पहुंच गए। आप मान के चलो एवरेज 3 गाड़ी की पहुंच गए और आपने साल का 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। आप मान के चलो 10% तो सिर्फ गाड़ी बेचने में मिल जाता है और 40% रिटेल मिलता है। 20% का एवरेज पे लगा लो तो आपको पता लगा 30 लाख रुपए आपने कमा लिए 1 साल में। इन्वेस्टमेंट मैंने करी, पैसा आपने कमाया। लेकिन सर ऐसे तो बहुत लोग बोल जाते हैं सर। बोल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है, मेरे पास आपने भी ऐसे ही बोला। यस यस एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। लोग ना, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ पता है, कि राशन पे भाषण हर कोई देता है। राशन दूंगा इस पर भाषण कोई देता है, लेकिन भाषण के बाद राशन कोई नहीं देता। नहीं देता, हम देंगे। मैं उस कैटेगरी को बिलोंग करता हूं जिसने 200 करोड़ पैदा किए थे। आज 200 करोड़पति और नहीं पैदा करने जा रहा हूं। कैसे करूंगा? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपकी जिंदगी वैल्यू एड करूंगा, और जिस दिन आप हमारा काम शुरू कर देंगे, मैं वायदा करता हूं, हमारे पास कुछ जस है, कुछ प्रभु की कृपा है, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की कृपा है। जिस दिन हमारा प्रोडक्ट आपके पास आ गया, आपका मैट्रेस बनाने वाली, वुडन फर्नीचर बनाने वाली, वुडन स्टील फर्नीचर बनाने वाली, अलमारी वाली, ऐसी कई कंपनी, हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना ली, सारी कंपनी भैया हमारा भी ले लो, हमारा भी ले लो, हमारा भी ले लो। मालूम पड़ा 4 लाख का माल मैंने दिया था, 2-2, 3-3 लाख का माल पकड़ा दिया, आपका 10-12-15 लाख का माल आपको इकट्ठा हो गया। आप दिल खोल के माल बेचे, सबसे पैसा कमा रहे। ये होगा, ये मैं विश्वास से कह रहा होगा। तो यानी कि मेरे दिल में एक बात है, मिशन प्रगति में मैं जितने लोग को दिल में इच्छा है, कहीं भी बैठे हो पूरे देश के अंदर, आ जाइए, मेरे से जुड़ जाएगा। मैं आपकी लाइफ में वैल्यू एड करने को तैयार हूं। पूरे भारत में प्लास्टिक फर्नीचर दिल खोल के बिकता है। मेरे पास इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रेंज है। 24 स्टेट्स में 30,000 डीलर नेटवर्क के थ्रू मैं काम करता हूं। 3 साल की गारंटी देता हूं, 100% मनी बैक गारंटी देता हूं। भारत की पहली कंपनी है। सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। निखिल कामत जरोदा के मालिक हमारे कंपनी के इन्वेस्टर है। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास नेटवर्क किस प्रकार का, और लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, इसके अलावा मैंने सोचा यहां पर बात खत्म नहीं होती। फिर मैंने सोचा सेकंड मेरा ऑपरेशन है, मिशन है। क्या है? दैट इज मिशन शुद्धि। शुद्धि के बारे में आपको बताया कि पूरे भारत में प्लास्टिक का कलेक्शन करना है, ऐसा करके 5 लाख लोगों की जीविका का आधार बनना, 50 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना, जिस पे मैं काम कर रहा हूं। ब्लूप्रिंट तैयार है, काम हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। 10 मार्च को हम लोगों ने ऑफिशियल लॉन्च भी कर दिया ऑपरेशन शुद्धि पूरे भारत के अंदर। दैट इज माई सेकंड मिशन। थर्ड मेरा मिशन है मिशन ज्ञान दान। मिशन ज्ञान दान क्या है? मैंने जैसे बताया, मैं बदनसीब था, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, पैसे के अभाव में 12वीं क्लास के बाद मैं कॉलेज नहीं जा सका। हमारे पैसे नहीं थे। जो इंसान कहता ना, भाड़े की किताब पढ़ के जिंदगी जी रहा था, वो क्या कॉलेज जाता। तो ऐसे मैंने अपने जब सेक्रीफाइस किया, लेकिन आज मुझे किस्मत ने मौका दिया, इस यूनिवर्सिटी लाइफ की यूनिवर्सिटी ने मौका दिया। तो मैंने जितना सीखा, मैं उसको जब लोगों को समझाता हूँ, तो मैंने एक प्रण लिया है, मैं 100 दिन देश के नाम। मैं आपको बता दूं, मैं पूरे भारत में हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट जाता हूं। मैंने आज तक कभी भी किसी फ्लाइट के, होटल के, स्टे के, खाने पीने कभी किसी चार्ज लिए नहीं लूंगा। लोग देते हैं मुझे, ऑनररिंग देते हैं। मैं उनको बोलता हूं, जिस स्कूल के बच्चे की, कॉलेज के बच्चे की फीस में पैसे कम पड़ रहे हो, वहाँ डाल के उसको दे दो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे किस्मत ऊपर वाला दे रहा ना, जिससे आप मांगते मैं भी उसे मांगता हूँ, मेरे को देता है, मैं उससे खुश हूँ। तो मेरा तीसरा मिशन ये है। मेरा चौथा मिशन है मिशन महादान। महादान क्या है? मेरे पास अनफॉर्चुनेटली भी कार्ड मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, तो दिखाता। मैंने 2000 के अंदर 26 साल पहले प्रण लिया था विराट जी, कि मैं अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर दूंगा, उसके जितने ऑर्गन है डोनेट कर दूंगा। तो मैंने फैमिली को समझा रखा, कार्ड लेके घूमता हूँ हमेशा, कि मैंने कहा मेरी बॉडी से 36 ऑर्गन्स अगर जितने अच्छे रिट्रीव कर करके दे दिए जाए, जो बॉडी है वो मेडिकल स्टूडेंट को दी जाए, क्योंकि उनको सीखने के लिए चाहिए होती है। कुछ बच जाए तो गंगा जी बहा देना,
मैंने कहा मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं जाने के बाद किसी और में जीना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना है। दैट इज़ मिशन महादान, जिसमें मैं पूरे भारत के अंदर एक मुहिम चलाना चाहता हूँ। हर इंसान को इंस्पायर करके कहना चाहता हूँ कि यार आज जीते जाते ना सही, मरने के बाद तो सही अपने शरीर में से ऐसा कुछ दे के ले जाओ। जो 5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं हॉस्पिटलों में, किसी ना किसी की ज़िंदगी बच जाएगी। प्लीज़ कर लीजिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मिशन है। मैं ज़िंदगी में जब तक जीऊँगा विराट जी मान के चलिए पूरे भारत में ये मुहिम चलाता रहूंगा, जो से जो जलाऊंगा। सबको आग्रह कराऊंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो आप दान में विश्वास करते हैं तो आपका पैसा है, दान दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो माँ ने दिया, प्रकृति ने दिया, सृष्टि ने दिया, आपके जाने के बाद किसी और में जी सको, इससे बड़ा महादान नहीं हो सकता, वो करना है। इसके बाद मेरा 5वां मिशन है मिशन आशीर्वाद। मैंने क्या महसूस किया, आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं लेकिन हम एक जेंडर को भूल गए, ट्रांसजेंडर, किन्नर समाज। आपको सुन के कितना दुख होगा कि किन्नर समाज को पैदा नहीं करता, वो नहीं पैदा, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं उनके पास, नहीं पैदा कर सकते। किन्नर हमारे यहाँ पैदा होते हैं, आपके हमारी फैमिलीज में हमारी बेटियों ने जन्म दिया, किन्नर पैदा हो गया तो लोग शर्म के मारे उन बच्चों को छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे किन्नरों के साथ में बहुत बार वीडियो कंसल्टेंसी की है, मैंने उनका पॉडकास्ट किया है, मैंने उनको पूछा भी कि आप काम क्यों नहीं करते। मतलब बाबू हमको कोई काम नहीं देता और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं लोग, हमारा रेप करते हैं, हमको क्या क्या गाली गलौज देते हैं, हमको बदतमीजी करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब मैंने एक प्रण लिया, मैंने ये इंसान है। और आपको बड़े इंटरेस्टिंग बताऊं, भगवान राम का उनका आशीर्वाद है। भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप बन करके रावण के साथ शादी की थी, जो किन्नर कहलाए। ओके, ये किन्नर हुई तो यानी कि वो लड़े से अर्जुन के बेटे थे, वो मर गए। सिर्फ एक दिन के लिए शादी की थी। भगवान कृष्ण मोहिनी बनकर शादी की। आज जिनके पास आशीर्वाद है उसके हमने क्या कर डाला समाज में। तो मैंने एक प्रण लिया है, मैं एक मॉडल फैक्ट्री बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर सारा का सारा फैक्ट्री जो ओन करेंगे वो किन्नर समाज ओन करेंगे, वही ऑपरेट करेंगे, वही चलाएंगे, सारा प्रॉफिट उनका, लॉस मेरा, प्रॉफिट आपका। जिंदगी में आपको हार नहीं होने दूंगा, नुकसान नहीं होने दूंगा। ऐसा करके मैं पूरे भारत के अंदर उसको डॉक्यूमेंट्री करके पूरे भारत के अंदर ये बात करना चाहता हूँ, चाहे पापड़, चाहे कपड़े, चाहे सिलाई, चाहे कुछ भी, इनसे काम कराओ, इनको अपने पास जॉब पे रखो। ट्रांसजेंडर को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है, उनको कहा है कि उनको पूरा अधिकार और हक है। आर्मी के अंदर भी डॉक्टर भी हो, टीचर्स हो, ट्रांसजेंडर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समाज में उनको मौका नहीं देते। तो मैं समाज की उस प्रथा को, उस अंधविश्वास को बदलने जा रहा हूं, जहां पे मैं उनकी फैक्ट्री शुरू करके पूरे भारत में 5 करोड़ किन्नरों को मैं इज्जत और सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा है मिशन आशीर्वाद, जिसलिए मैंने कहा ये फैमिली आशीर्वाद वाली फैमिली है। आशीर्वाद देती है। जब हम घर बनाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इनसे आशीर्वाद लेवाते हैं, है ना। तो ये आशीर्वाद फैमिली है, ये हिजड़ा, ये किन्नर नहीं है, समझे ना। इनकी इज्जत भगवान राम ने भी की थी, भगवान कृष्ण ने भी की थी, और हमारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक ब्रिटिशर्स के आने से पहले इनको राजा महाराजा अपनी बहुत ऊंची पदवी देते थे ताकि वो गाइड कर सके, एडवाइस कर सके। ये कुछ छोटे मोटे लोग नहीं है, ये तो ब्रिटिश ने हमारा बेड़ा कर दिया, जो हमारे को इस हालत में लाके लग दिया। वो 5वां। छठा, मैं इन दिनों में रिसेंटली क्या हुआ, मेरी किसी मुलाकात हुई, कोई डॉक्टर पूना में, दिल्ली में। बोले सुशील जी मुझे आपसे मिलने की इच्छा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना, आप फटाफट आ जाओ मेरे से मिलने के लिए। आई स्वेयर, मैं विराट जी बहुत बिजी भी था, लेकिन मैंने बोला यार किसी ने कॉल किया तो जाके चलते हैं। मेरे को रोहिणी बुलाया, रोहिणी में जेल नंबर 16। तो बोले सर आओ चलो अंदर चलते हैं। मैं बोला अभी क्या बात है, क्या काम क्या है बताओ। बोला आप चलो तो सेम मेरे साथ। तो वहाँ सुपरिटेंडेंट जो थे, जेल सुपरिटेंडेंट, ही इज़ अ बॉस, सपोज टू बी द बॉस। तो अंदर 2700 प्लस उनके कैदी थे। उसने 2-2.5 घंटे मुझे वहाँ सारा घुमाया, पूरा घुमा करके बोली सर ये सारे जितने जेल में पड़े ना इस समय, आपको सुन के हैरानी होगी, ये जेल जो है 16 नंबर जेल रोहिणी की, इसमें सिर्फ वही है जिनको गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ठीक है इतने रुपये बेल दे करके आप छूट जाओ, श्योरिटी या बेल दे करके छूट जाओ। इनके पास बेल के लिए पैसे नहीं है, किसी 2000 नहीं, किसी 5000 नहीं। अरे मैंने कहा यार यहाँ पड़ेगा जो 2700 लोग, 2700 लोग, यस, रोहिणी बेल पे छूट सकते हैं पैसे देंगे। एब्सोल्युटली। जब मैंने सुना था मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने कहा अच्छा कितना रुपए, बोले 2000, 5000। मैंने कहा बस 2000 रुपये, बोले परिवार का 2000 रुपये छुड़ाने के लिए। मैंने तो ये तो कई महीने में तो उतना से ज्यादा खाना खा जाएगा, राशन खा जाएगा, तो उसको छोड़ते कि नहीं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। वो बोलते हैं 2000 रुपये जब तक नहीं थे जब तक सारी जिंदगी सड़ता रहेगा, वो बात नहीं यहाँ पर, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। तो यानी कि ऐसे हालत में लोग गुजर रहे हैं। तो बोले आप इनको छुड़वा दीजिएगा। मैं इतना शॉक हुआ, मैंने कहा माय गॉड। अच्छा मैंने हिसाब बनाया कि भी हम कितने लोग छुड़वा सकते हैं। मैंने महसूस किया यार ये तो बहुत बड़ा मिशन है। अगर जो आज मैं बहुत पैसे वाला होता, और मैंने हाथ जोड़ के अपील भी की थी मार्केट में, सोसाइटी, लिंक्डइन में मैसेज भी डाला था। दुर्भाग्य है हमारे समाज का जो करोड़ों रुपए ब्लू लेवल, ब्लैक लेवल में खर्च कर देते हैं, एक रात की 1.5 घंटे की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनका हाथ संकुचित हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, अंदर से मुरझा जाते हैं कि नहीं हमें देना पड़ेगा। अरे आपका थोड़ी था, जिस प्रकृति ने दिया वो प्रकृति आप दोगे
दोगे तो छप्पर फाड़ के देने को तैयार है। आपके अंदर दया भावना तो होनी चाहिए। तो मैंने आज एक प्रण लिया है, मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है। मैं होली का इंतजार कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि होली पर छुड़वा दूं, लेकिन मैं 10 लोगों को अभी छुड़वाने जा रहा हूं। करीब 1 लाख रुपए मैंने डेडिकेट किया है। मैं पूरे भारत को आह्वान करता हूं, जो इसका सौभाग्य केयर फाउंडेशन है, जो डॉक्टर पूनम है, ईमानदारी से काम कर रही है। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, हर चीज आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि कई बार होता है ना, बोगस लोग होते हैं, पैसे मार लेते कर लेते हैं। ऐसी जैसी ये जेल है, ऐसी एक जुवेनाइल जेल है बच्चों के लिए। एक जेल है जहां सिर्फ लेडीज है, पता नहीं लेडीज वहां तरस रही है, हस्बैंड यहाँ तरस रहा है, बच्चे घरों पर रोडों पर भीख मांग रहे हैं। क्या हो गया उनके साथ, परिवार तहस नहस हो गया। मैं पूरे भारत को आह्वान करता हूं दोस्तों, जितने मेरी बात सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, आपका पैसा होगा, है तो दिल है तो दिखाइएगा, करके दिखाइएगा। आप ऐसे लोगों, अपने आप, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, आप जाइए जेल में जाके सुप्रीटेंडेंट को बोले कि भैया इनके पैसे मैं देने को तैयार हूं। आप कितने लोगों को छुड़वा सकते हो? 1 2 3 4, आप मान के चलो एवरेज 10,000 रुपये का एक आदमी, एक इंसान छूट सकता है। आपको लगता है एक आदमी छुड़ा सकता है, एक छूट जाएगा। 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, सोचिए, छुड़वाइए। अगर जो मेरे पास पैसा होता विराट जी, मैं पूरे भारत की आधी से ज्यादा जेल खाली कर देता, पूरे देश की, क्योंकि उनको छोड़ा जा सकता है। उनको अपनी जिंदगी जीने का हक है। कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई, माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और गलती भी एक्सेप्ट भी करने को तैयार है। जिसने अपनी गलती मान ली और सजा भुगत ली, उसके बाद वो बरी हो जाता है ना। उसके बाद लेबल लगा के चलने का कोई फर्ज नहीं है, हक नहीं है। मैं ऐसे लोगों को अपनी फैक्ट्री में जॉब भी दूंगा, उनकी जीविका का आधार दूंगा, क्योंकि उनका जब लेबल लग जाए, ठप्पा लग जाए, तो चोर था, जेल में गया था, उनको बेचारों को जॉब नहीं देता, मैं दूंगा विराट जी। मैं को उसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी तरह इंसान ही है। किससे गलती हो गई, गलती में गलती हो गई, किसी ने जानबूझ के करी, इट्स ओके। हर को अपने, हमें कोई हक नहीं है कि उनके ऊपर ये लेबल लगाने की तू चोर था, सजा भुगत ली ना उसने, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में लोगों को छुड़वाया जाए। तो दूसरा मैंने मिशन दिया, मिशन आज़ादी। ये 6 मिशन मेरे हैं। जब तक जीऊंगा, भगवान करे, मेरे पास जब तक वक्त है, मुझे नहीं पता मेरे पास कब वक्त है, मैं तो हर सांस पे जीता हूँ। जब तक वक्त है, जब तक जान है, ये 6 मिशन के लिए अपने खून का एक एक कतरा, अपने पसीने की एक एक बूंद, अपने रोम रोम का एक एक रोम रोम, मैं देश के नाम करता हूँ, समाज के नाम करता हूँ, सृष्टि और प्रकृति के नाम करता हूँ। आपको सलाम है विराट का सर, आप इस शो पे आए सर, आपने इतनी सारी इंसाइट शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे मिलके सर मैं गदगद हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।